चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज डी ई एफ की भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से सुनिए, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता है, जैसे पी क्यू आर और एक त्रिभुज दिया है समरूप, कौन सा, डी ई एफ, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल उनके अनुपातिक भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी पी क्यू का वर्ग बटा डी ई का वर्ग। ये फॉर्मूला है। जब भी कोई दो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके भुजा के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 75, और डी एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसे कितना मान लिए, x, और इन दोनों को क्या लिखेंगे, पी क्यू बटा डी ई पूरे का वर्ग, और पी क्यू बटे डी दो भुजाओं का अनुपात दिया है कितना, 5:6, तो यहां पर रख देंगे 5/6 का वर्ग। तो 75 बटा x बराबर कितना हो जाएगा, 25/36। अब x का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे, तो 25 का गुणा होगा किससे, x से, और 75 का गुणा होगा किससे, 35 से। अब x बराबर 75 गुणा 35 और बटा कितना आ जाएगा, 25, 25 एकम 25, 25 दिया 75 और 35 दिया कितना आ जाएगा, 108 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 108, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सॉरी, कितना हो जाएगा, 36, और 36 दिया कितना होगा, 108। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। किसी संख्या का 40% कितना है, 20 है, तो पहले वह संख्या ज्ञात करेंगे, तभी उस संख्या का कितना ज्ञात करेंगे, 25%। तो वो संख्या मान लेते हैं कितना है, x है, का के लिए क्या लिखते हैं, गुणा, और ये 40 और प्रतिशत के लिए बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो x बराबर 20 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 0। x बराबर कितना आ गया, 50। यानी 50 का हमको कितना प्रतिशत निकालना है, 25%। तो 50 का के लिए गुणा और ये 25 और प्रतिशत के लिए बटा 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा दशमलव, फिर 2 पंचे 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.5, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12.5, ठीक है। हमको क्वेश्चन दिया था, यदि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 6:7:8, ठीक है। इसके बाद a+b+c बराबर कितना दिया है, 14। हमको c का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जब अनुपात में कोई चीज रहता है तो उसको x लेके मानते हैं, तो यहां पर भी मान लेते हैं a+b बराबर 6x और b+c बराबर 7x और c+a बराबर कितना मान लेते हैं, 8x। क्लियर है। इन तीनों को जोड़ दो। जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखो a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है, तो 2a + b+c और बराबर कितना हो जाएगा, 21x। तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। अब a + b+c बराबर कितना दिया हुआ है, 14, तो 2 गुणा 14 बराबर कितना हो जाएगा, 21x। अब यहां से 2 गुणा 14 बटा 21 करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x का। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो x बराबर कितना आया, 4/3। अभी 4/3 से आप a b का मान निकालिए। a + b बराबर कितना माने हो, 6x। तो यहां पर a + b बराबर 6 गुणा x के जगह कितना रखेंगे, 4/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो a + b बराबर कितना आ गया, 8। अब आपको a + b + c बराबर कितना दिया है,
14, और a प्लस b आपने कितना निकाला 8 प्लस c बराबर कितना हो गया 14, तो c बराबर कितना होगा 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 कितना होगा, तो c का मान कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए। ठीक है, दर कितना दिया हुआ है, r बराबर 8% और n बराबर समय कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक है, अब हमको पहले तो वो मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, P1 प्लस r बटा 100 का पावर n, ये किसका फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसमें आप मूलधन को क्या कर दो माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया है 832, p का मान आपको नहीं मालूम 1 प्लस r का मान कितना है 8 और ये बटा 100 और n का मान कितना है 2 और ये माइनस p, 832 बराबर p, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको हल करेंगे तो 25 से कम 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 बटा 25 का घात 2 माइनस p। अब यहां से p को आप कॉमन निकाल लो, p को कॉमन निकालेंगे तो यहां कितना बचेगा 27 बटा 25 का वर्ग और यहां पर -1 बचेगा। अब ये 832 बराबर p और कोष्टक को हल करेंगे, 27 का वर्ग कितना होता है 729 और 25 का कितना होता है 625 -1, 832 बराबर p। अब इसको हल करेंगे तो 729 और उसका त्रिया गुणा करेंगे 625 और बटे में क्या जाएगा 625, माइनस कर दो उसको कितना आ जाएगा 104 और बटे में 625। अब p का मान निकालेंगे तो 625 और 104 को क्या करेंगे पक्षांतर, तो p बराबर कितना हो जाएगा 832 गुणा 625 और बटा कितना हो जाएगा 104, है ना। ध्यान से देखो 104 एकम 104 और 8 बार में कटेगा कितना 32 और 8 का 625 से गुणा करो कितना आ जाएगा 5000 रुपए। क्लियर है, तो p बराबर कितना निकल गया 5000। अब इसी धन का किसका मूलधन 5000 का इसी दर से यानी कि 8% से कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए हमको क्या ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो p है 5000, दर है 8 और समय कितना है 2 और ये बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 पंचे 40 और इसका गुणा करें 8 दूनी 16 और 16 का 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 और ये शून्य कितना आ गया 800 रुपए, है ना। ऑप्शन नंबर ए 800 रुपए। क्लियर है। क्वेश्चन था दिए गए 3 भिन्न का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए 36, 225, 48, 150 और 72 बटा 65। ठीक है, तो जब भी हम भिन्न का एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो अंश में क्या क्या है 36, 48, 72 का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम और 225, 150 और 65 का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। ठीक है, तो 36, 48 और 72 का क्या निकालेंगे एलसीएम। पहले किससे जाएगा 2 से 18 बार में, 24 बार में और ये कितने बार में 36 बार में। फिर किससे जाएगा 2 से 9 बार में, 12 बार में और 18 बार में। फिर 2 से 9 नहीं जाएगा, 12 जाएगा 6 बार में और 18 जाएगा 9 बार में। फिर 2 से 9 नहीं जाएगा, 6 जाएगा 3 बार में और 9 नहीं जाएगा। फिर 3 से 3 बार में, 1 बार में, 3 बार में और फिर 3 से 1 बार, 1 बार और 1 बार। अब गुणा कर देंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी कितना हो जाएगा 144।
तो कितना आ गया 36, 48 और 72 कैल्शियम 144। क्लियर है। अब 225, 150 और 65 का क्या निकालना है HCF। तो पहले 150 से किसको भाग करेंगे 225 को, कितने बार में जाएगा एक बार में, क्योंकि दो बार में 300 हो जाएगा, तो 150, 5 बचेगा और यहां से कितना बचेगा 75। ठीक है। अब फिर 75 से भाग करेंगे किसको 150 को, तो 75 दूनी 150। ठीक है। अब कितना आया 75। अब इस 75 को भाग करेंगे किससे 65 से, 75 को किससे भाग करें 65, 65 एकम 65, कितना बचेगा 10। फिर किससे भाग 10 से किसको भाग करेंगे 65 को, 6 दहाम 60, कितना बचा 5। अब 5 से किसको भाग करेंगे 10, तो 5 दूनी 10। सबसे लास्ट में भाग किससे गया 5 से, तो HCF कितना होगा 5। तो हमारा आंसर कितना होगा 144/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया था m + 1/m का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए अगर m बराबर √7 - √5 अपॉन √7 + √5 ऐसा है। ठीक है। आप डायरेक्ट m का मान रखकर भी बना सकते हैं ना, और या पहले m का मान सरल कर सकते हैं उसके बाद भी बना सकते हैं। पहले m के मान को सरल कर लेते हैं, इसका परमेयीकरण करते हैं। 7 - करनी 5 बटा करनी 7 प्लस करनी 5। परमेयीकरण का तात्पर्य यह है कि जो हर में समीकरण रहता है उसके चिन्ह में परिवर्तन करके ऊपर और नीचे क्या करना गुणा करना। तो यहाँ प्लस है तो इसका माइनस चिन्ह लगा के ऊपर और नीचे गुणा करना, यही क्या कहलाता है परमेयीकरण कहलाता है। क्लियर है। अब यहां से देखो, यहां पर ये √7 - √5 √7 - √5, तो ये दो बार आया, तो इसका सीधा क्या लिख सकते हैं √7 - √5 का वर्ग। और यहां देखो a + b √7 + √5 और a - b √7 - √5। तो यहां पर दो फॉर्मूला लगेंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस -2ab माइनस है करके, और एक फार्मूला लगेगा a + b और a - b बराबर a² - b²। ठीक है। ऊपर जो है ऊपर वाला फार्मूला और नीचे जो है नीचे वाला फार्मूला। तो a के जगह क्या है करनी 7, तो करनी 7 का वर्ग, प्लस b के जगह करनी 5, तो करनी 5 का वर्ग, -2 गुणा करनी 7 गुणा करनी 5, और बटे में क्या हो जाएगा करनी 7 का वर्ग माइनस करनी 5 का वर्ग। ठीक है। करनी 7 का वर्ग कितना होगा 7, और करनी 5 का वर्ग कितना होगा 5, और यहां जब गुणा होता है तो करनी के अंदर गुणा हो जाता है, 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, और बटे में क्या आ जाएगा करनी 7 का वर्ग 7 और करनी 5 का वर्ग 5, तो 7 और 5 ऊपर हो जाएगा 12 -2 करनी 35, और नीचे में क्या आ जाएगा 2। यहां से 2 को कॉमन निकाल लो ऊपर, तो ये बचेगा 6 और ये माइनस करनी 35, और नीचे में बचेगा क्या 2। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो m का मान कितना आया 6 माइनस करनी 35। अब आपको किसका मान निकालना है m + 1/m का मान निकालना है। तो m का मान अभी आपने निकाला है 6 माइनस करनी 35 प्लस 1/6 माइनस करनी 35। ठीक है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 माइनस करनी 35 में किसका गुणा करना पड़ेगा 6 माइनस करनी 35 का, तो 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वर्ग प्लस 1 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 6 माइनस करनी 35। क्लियर है ये लाइन। ठीक। अब यहाँ पे फिर यही फार्मूला लग जाएगा, तो 6 का वर्ग प्लस करनी 35 का वर्ग माइनस 2 गुणा 6 गुणा करनी 35 और ये प्लस 1, और बटे में कितना आ जाएगा 6 माइनस करनी 35। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, करनी 35 का वर्ग कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 करनी 35 और प्लस 1, और नीचे बचेगा 6 माइनस करनी 35। अब ये 36, 35 और 1 प्लस में तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 72 माइनस
12 करनी 35 और बटे में क्या आ जाएगा 6 माइनस करनी 35। अब यहां से ऊपर से 12 को कॉमन निकाल लो तो 12 छक्के 72, 6 बचेगा, माइनस 12 बाहर निकल चुका है तो सिर्फ क्या बचेगा करनी 35 और बटे में क्या है 6 माइनस करनी 35। तो 6 माइनस करनी 35 से 6 माइनस करनी 35 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा 12। तो m प्लस 1 बटे m का मान कितना आया 12, जो आपके कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया था, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी, कोण ए बी ओ बराबर 40 अंश और कोण सी डी ओ बराबर 30 अंश। यदि कोण डी ओ बी बराबर x अंश तो x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र कुछ इस तरह दिया हुआ था, ये a था, ये b, ये o और ये d और यहां पर है c। इसका मान दिया है कितना 40, ठीक है, इसका मान दिया है कितना 30, ठीक है, और ये जो मान है x, इसका मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। क्लियर है? ध्यान से देखो, ये रेखा कैसी रेखा है ए बी और सी डी कैसी रेखा है समानांतर है, तो समानांतर रेखा पर ये डाला गया लंब, ऐसा दोनों को मिलाने वाला रेखा लंब होता है, तो लंब होगा तो यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। ए बी डी कितने अंश का कोण बनेगा 90। अब यहां से देखो ए बी ओ कितना है 40, तो ओ बी डी कितने अंश का होगा 50, तभी तो 40 और 50 मिलकर टोटल कितना होगा 90। समझ में आया? इतना जो है वो 40 है, इतना जो है 50 है, तभी तो पूरा मिलकर कितना होगा 90। वैसे ही देखो यहां से यहां ये 90 बनेगा, तो इतना कितना है 30 है, तो ये कितना होगा 60। अब इस त्रिभुज के अंदर देखो ओ बी डी, जो त्रिभुज उसके अंदर देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 है ना, तो 50 और ये 60 कितना हो गया 110 और टोटल कितना होता है 180, तो माइनस करेंगे तो ये तीसरा वाला कितना आ जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 70, ऑप्शन नंबर सी। एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है, उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि यदि नया चाल जो है, नया चाल सामान्य चाल का a/b है, तो फॉर्मूला क्या बताया था समय का, ठीक है, समय का फॉर्मूला बताया था a माइनस बी गुणा देरी या जल्दी, देरी या जल्दी। तो कितना दिया है a/b के जगह a/b बराबर कितना दिया है 5/9, तो यहां हो जाएगा 5 और ये 9 माइनस 5 बराबर कितने मिनट की देरी 15 मिनट की देरी, तो यहां पर 5/4 गुणा कितना हो जाएगा 15, 15 पंचे कितना होता है 75 और बटा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 75/4, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया था, कोण ए, कोण बी, कोण सी एक त्रिभुज के 3 कोण है और कोण a/4, कोण b/4 और कोण c/5 बराबर 81 है, तो कोण a प्लस कोण b का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर है? जो कोण a, कोण b और कोण c है वो त्रिभुज का क्या है कोण है, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहां पर कोण c बराबर कितना होगा 180 माइनस कोण a माइनस कोण b, c का मान निकालना है तो a और b को उधर क्या कर दिए पक्षांतर। क्लियर है? अब इस मान को यहां पे रखिए, तो कोण a/4 कोण b/4 और कोण c का मान कितना रखेंगे 180 माइनस कोण a माइनस कोण b और पूरे का बट्टा कितना होगा 5 बराबर 41। क्लियर है? समझ में आई ये? अब देखो तीनों का हर 4 4 और कितना है 5, तो तीनों का हर समान करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 20, यानी तीनों के हर को कितना बनाना है 20, तो इसको 20 बनाओगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा 5 का, तो ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कोण a बटा 20, यहां पर 5 का भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये भी 20 बनाना है, तो कोण b 5 कोण b बटा कितना हो जाएगा 20,
इस 5 को भी 20 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का। तो ऊपर पूरा 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 720 है ना। 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। तो 720 माइनस 4 कोण ए माइनस 4 कोण बी बटा कितना हो जाएगा? 20 बराबर 41। अब तीनों का हर समान हो गया तो एक साथ लिखेंगे 5 कोण ए प्लस 5 कोण बी प्लस 720 माइनस 4 कोण ए माइनस 4 कोण बी और पूरे का बटा 20 और बराबर कितना हो जाएगा? 41। 5 कोण ए में 4 कोण ए घटाओगे तो कितना बचेगा? कोण ए। 5 कोण बी में 4 कोण बी माइनस करोगे तो कितना बचेगा? कोण बी और प्लस 720 और बराबर 41 गुणा 20। पक्षांतर हो गया 20 उधर। कोण ए प्लस कोण बी बराबर प्लस 720 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 820। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 820 और 720 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 720। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आ गया? और यही आपको ज्ञात करना था और ये आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 920 है, एलसीएम बराबर 920 और तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है? 16 है। यदि एक संख्या है ना पहली संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला पता है आप लोग को कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम कितना है? 1920। एचसीएफ कितना है? 16। पहली संख्या 128 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है तो उसको एक्स ले लेते हैं। तो 1920 गुणा 16 बटा कितना हो जाएगा? 128 बराबर एक्स। अब काट दो, 2 से कट रहा है क्या? 4 से। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा? 3, 8 चौक 32 और ये 0। तो x बराबर कितना आ गया? 240। दूसरी संख्या 240, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? ये ज्ञात करना था। चलिए अब देखो, पहले तो इसमें ना दोनों पक्ष में 2 का गुणा कर दो। ये दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए पहले आप दोनों पक्ष में 2 का गुणा करेंगे। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब दोनों पक्ष में वर्ग कर दो। दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स का वर्ग बराबर 1 का वर्ग। ठीक है, अब यहां पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो a का वर्ग a की जगह क्या है? 2x। तो 2x का वर्ग प्लस b की जगह क्या है? 2 बटा एक्स। तो 2 बटा एक्स का वर्ग माइनस 2 गुणा a तो 2x और b की जगह 2 बटा एक्स बराबर 1। क्लियर है? इसको फॉर्मूला में पुट कर दिए। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 4x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 और बटा में x का स्क्वायर। यहां से x और x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस 8 और ये बराबर 1। अब देखो जो ज्ञात करना तो आ गया कि नहीं आया? 4x का स्क्वायर प्लस 4 बटा x का स्क्वायर। अब ये 8 है उसको उधर ले जाओ। तो 4x का स्क्वायर प्लस 4 बटा x का स्क्वायर बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा? 8 और 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9 और ये दिया है ऑप्शन नंबर ए। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे? है ना। तो यहां पर देखो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो अंतः अनेक हल होता है। क्या होता है? अंतः अनेक हल होता है जब तीनों बराबर होते हैं। a1 बटा a2, b1 बटा b2 ये अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होता है। मतलब x और y का क्या निकलेगा? मान निकलेगा।
जब आपका A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2 तो कोई हल नहीं होता है ना। जब भी कोई समीकरण दिया होता है तो या तो ये तीनों प्रकार से आएगा, तो ये आता है मतलब क्या होता है, अनेक हल, और ये आया मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ये होता है कि x और y का कोई एक हल निकलेगा। और ऐसा आया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बराबर नहीं है C1 बटा C2 तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो अब देखो इसमें से देखो A1 जगह कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और A2 के जगह कितना दिख रहा है, 4। B1 के जगह कितना दिख रहा है, 3, और B2 के जगह कितना दिख रहा है, 6, और C1 कितना दिख रहा है, 8, और C2 कितना दिख रहा है, 7। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है कि नहीं है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के, यानी इसका कौन सा हल है, कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई हल ना होगा। क्लियर है। कोई क्वेश्चन दिया था, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कुल संख्या बराबर पहला विषय उत्तीर्ण प्लस दूसरा विषय उत्तीर्ण माइनस दोनों विषय उत्तीर्ण और प्लस कुल अनुत्तीर्ण। ये होता है फार्मूला। तो आपको कुल संख्या ज्ञात करना है, तो कुल संख्या हम कितना ले लेते हैं, x। अब पहला विषय उत्तीर्ण, तो पहला विषय उत्तीर्ण कितना है, x का 80%, दूसरा कितना है, x का 70%, और दोनों विषय में उत्तीर्णों की संख्या दी हुई है कितना, 144, और प्लस कुल अनुत्तीर्ण दिए कितना, x का 10%। कुल का 10% जो है क्या है, अनुत्तीर्ण। ठीक है, इसी को हल करके हमको किसका मान निकालना है, x का। तो x बराबर यह हो जाएगा 80x बटा 100, यह हो जाएगा 70x बटा 100 माइनस 144 और प्लस 10x बटा कितना हो जाएगा, 100। ये तीनों का हर समान है, तीनों प्लस हो रहा है, तो x बराबर 80x प्लस 70x प्लस 10x और पूरे का बटा 100 और माइनस कितना हो जाएगा, 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 160x बटा 100 माइनस 144। तो माइनस 144 इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये 160x बटा 100 और ये वाला x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 144 बराबर 160x माइनस 100 को इधर गुणा करेंगे तो 100x और पूरे का बटा 100। तो ये हो जाएगा 144 गुणा 100, पक्षांतर कर दिए 100 को, और इधर घट के कितना हो जाएगा, 60x। तो 144 गुणा 100 बटा कितना हो जाएगा, 60 बराबर x। तो ये शून्य से शून्य क्या हो गया, कट गया। उसके बाद कट, ये 6 का 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 10 से गुणा होगा 24 का, तो कितना आ जाएगा, 240। यानी कुल संख्या कितना है, 240, जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, सी में दिया हुआ। क्वेश्चन था, यदि 1 रुपए में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% लाभ मिलता है तो उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। ठीक है, चलो पहले तो उसने 5 संतरे का विक्रय मूल्य, 5 संतरे को कितने में बेचा, 1 रुपए में बेचा। तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1/5 रुपए। अब हमको इसका क्रय मूल्य नहीं मालूम, तो मान लेते हैं एक संतरे का क्रय मूल्य उसने कितने में खरीदा रहा होगा, x रुपए में खरीदा रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां से उसको लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1/5 और क्रय मूल्य कितना है, x। तो 1 माइनस x बटा 5, ये उसका क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 20। लाभ आपने कितना निकाला, 1 माइनस x बटा 5 और क्रय मूल्य कितना माना है, x, और ये गुणा
100। ठीक है, तो ये हो गया 20। अब यहां पर इसको गुणा करेंगे तो x पलट जाएगा और किसके साथ गुणा होगा? 5 के साथ। तो 1 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? 5x और ये गुणा 100। ठीक है, अब ये देखो 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और ये 0। ठीक है, अब ये 20 और ये x पक्षांतर करो तो 20 गुणा x और बटे में क्या जाएगा? 20 और इधर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स। ये x नीचे में था तो ऊपर चला गया, 20 ऊपर में था तो कहां गया? नीचे। x 20 से 20 क्या हो गया? कट गया। तो यहां पर देखो x बराबर 1 माइनस क्या बचा? x। कहीं पे गलत हुआ क्या? है लाभ निकाले वहां पे। हाँ, यहाँ पे कितना होगा? 5x होगा, है ना। 5 से गुणा करेंगे ना, 1 माइनस तो 5x बटा 5, तो ये 5 होगा ये यहाँ पे। ठीक है, सही बन रहा था, 1 माइनस 5x होगा। तो यहाँ पर कितना आया? x बराबर 1 माइनस 5x, तो x प्लस 5x बराबर 1, तो कितना हो गया? 6x बराबर 1। तो x बराबर कितना आया? 1 बटा 6। यानी एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे को उसने कितने में खरीदा? 1 बटा 6 रुपए में। हमको पूछा है कि 1 रुपए में उसने कितने संतरे खरीदे, तो कितने संतरे खरीदेंगे? 6 संतरे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? क्वेश्चन दिया था, दिए गए चित्र में यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर और OD AB के लंबवत है तो CD बराबर होगा। और चित्र ये था, ये एक वृत्त है, ये केंद्र है O, फिर ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और OA बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। OA बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बताया है कि OD जो है वो AB पर क्या है? लंब है। ये A है, ये B है और ये D है, यहाँ पर C है। और हमको मान ज्ञात करना है किसका? CD। ठीक है, ध्यान से देखो, ये OA क्या है? त्रिज्या है, और OD भी क्या है? त्रिज्या है। तो OD का मान भी कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है ये? अब ध्यान से, केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यदि OD AB पर लंब है तो AC और BC क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और वो भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप त्रिभुज AOC में कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। तो 25 बराबर OC का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा? 16। तो 25 माइनस 16 बराबर OC का वर्ग, तो 9 बराबर OC का वर्ग। तो OC बराबर √9, और √9 का मान कितना होता है? 3। तो OC बराबर कितना आ गया? 3। क्लियर है? OC बराबर कितना आ गया? 3। अब ध्यान से देखो, OD है ना, को हम क्या लिख सकते हैं? OC प्लस CD लिख सकते हैं। तो OD बराबर OC प्लस कितना हो जाएगा? CD। OD का मान कितना होगा? 5। OC का मान अभी आपने निकाला 3, और प्लस से क्या है? CD। 3 को पक्षांतर करो, 5 माइनस 3 बराबर CD। तो CD बराबर 5 माइनस 3 कितना आ गया? यानी CD का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 5000 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या ज्ञात की। किसके किसके बीच बोला है? ध्यान से देखो, 500 से 1000 के बीच किससे विभाजित? 6 से विभाजित। तो क्या 500 6 से विभाजित होती है? पहले चेक कर लेते हैं, किससे भाग करेंगे? 500 को 6 से। 6 अट्ठे कितना हो जाएगा? 48। कितना बचेगा? 2। फिर 0, 6 तिया 18, कितना आ गया? 2। यानी 500 जो है वो 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो कौन सी संख्या है 500 के बाद जो 6 से विभाजित होगी?
504। अगर 500 में घटाएंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, तो वो तो 500 से पहले आ जाएगा, हमको 500 के बाद का ज्ञात करना है तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते कौन सा चीज है, जिससे भाग दिए हैं 6 से, भाजक जितना शेष फल आता है पहले उसको माइनस करेंगे, कितना आया 4। इसी 4 को हम दिए गए संख्या में क्या करते हैं, जोड़, यानी 504 वह संख्या है जो 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। 500 विभाजित नहीं होगा, 501 नहीं होगा, 502 नहीं होगा, 503 नहीं होगा, कौन सा संख्या होगा, 504। यानी 500 से जब स्टार्ट करेंगे तो पहला संख्या जो 6 से विभाजित होगा कौन सा होगा, 504। क्लियर है। फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, 510, फिर 516, ये ऐसे 6 से विभाजित होते जाएगा, कहां तक जाना है, 1000 तक। तो ये भी देख लेते हैं कि 1000 जो है वो 6 से भाग जाता है कि नहीं जाता। तो 6 कम 4 बचेगा, 6 छक्का 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छक्का 36, कितना बच रहा है, यानी 1000 भी 6 से भाग नहीं जाएगा। तो इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा, हमको 1000 से कम चाहिए। तो 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 996। मतलब जब हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 996 जो लास्ट संख्या होगा 1000 से 1000 तक, 996 लास्ट संख्या होगा जो 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। 997, 998, 999 और 1000 ये चारों जो है 6 से विभाजित नहीं होगा। तो 500 से 1000 के बीच जो संख्याएं 6 से विभाजित होगी वो 504 से स्टार्ट होगा और 996 तक क्या होगा, खत्म होगा। और सब में कितने का अंतर होते जाएगा, 6 का अंतर होते जाएगा, क्योंकि 504 के बाद अगला संख्या 6 बाद आएगा 510, फिर अगला संख्या 6 प्लस करेंगे, मतलब इसमें अंतर कितने का है, 6 का। या अंतर जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांतर। जो अंतर रहता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो अब देखो इसमें 6 का अंतर चल रहा है, तो ये टोटल संख्या कितना है इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन सर्वांतर प्लस 1। ठीक है, तो अंतिम संख्या कितनी है, 996, पहली संख्या कितनी है, 504 और सर्वांतर कितना है, 6 प्लस 1। घटा देंगे तो ये हो गया 2, 9 और 9 में 5 गया तो कितना, 492 बटा 6 प्लस 1। 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 82 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 83, जो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा। ठीक है, मान लो मूलधन कितना है, x है, तब ये मिश्र धन कितना हो जाएगा, बोला है 6x हो जाएगा, 6 गुना, सॉरी मूलधन x है तो n मतलब समय में 6 वर्ष में ये अपने मूलधन का कितना हो जाएगा, बोला है 2 गुना, यानी कि 2x। ठीक है, तो यहां से ब्याज कितना निकल जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो कितना आ गया, x आ गया। अब ब्याज का सूत्र लगाओ, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज कितना निकाले हो, x, मूलधन भी कितना माने हैं x, दर हमको नहीं पता, समय कितना है 6 और ये बटा 100। ठीक है, तो अब दर निकालने के लिए जब पक्षांतर करेंगे तो इस x का गुणा 100 से होगा, ये x और 6 कहां जाएगा, नीचे, बराबर आपको क्या मिल जाएगा, दर। तो ये x से x कट गया तो दर बराबर कितना आ गया, 100 बटा 6 है ना, प्रतिशत, ये आ गया दर। अब इसी दर से है ना, इसी दर से जो मूलधन x है वो कितने समय में, दर आपका कितना रहेगा, 100 बटा 6 प्रतिशत रहेगा। समय आपको ज्ञात करना है कि मिश्र धन कितना गुना हो जाए, बोला है 4 गुना हो जाए, बोला है। ठीक है, तो यहां से जब हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 3x। अब फिर ब्याज का सूत्र लगाएंगे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज अभी आपका कितना है, 3x है, क्योंकि 4 गुना वाला लाइन पढ़ रहे थे, 3x मूलधन x, दर अभी आपने कितना निकाला है 100 बटा 6 और समय आपको ज्ञात करना है और ये बटा 100। तो ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, तो 3x गुणा 6 और बटा x बराबर क्या आ जाएगा, समय, ये x से x कट गया, 6 3 18, यानी कितने समय में, 18 वर्षों में जो मूलधन है वो अपना कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर 18 वर्ष। क्लियर है, तुक्का मारे थे, लग गया किसी का।
ठीक। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल a स्क्वायर और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल a1 है, तो a1 बटा a2 का मान क्या होगा? ठीक है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल a2 और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल a1 है, तो a1 बटे a2 का मान क्या होगा? हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या r1, हवा भरने से पहले, हवा भरने से पहले कितना है? r1। हवा भरने के बाद, हवा भरने के बाद मान लेते हैं कितना है? r। ठीक है। तो हवा भरने के पहले मान लो 1 था, तो हवा भरने के बाद वो 3 गुना बढ़ जाता है, तो r2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, जो a1 है बोला है, तो उसका सूत्र क्या होता है? 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहां पर 4 पाई r का मान कितना है? r1 हो जाएगा। तो r1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 पाई। क्लियर है। वहीं हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल a2 है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 4 पाई r2 का वर्ग। तो 4 पाई r2 का मान कितना है? 3, तो 3 का वर्ग, तो 4 पाई गुणा कितना हो जाएगा? 9, और 9 जो कितना हो जाएगा? 36 पाई। अब आपको a1 बटा क्या निकालने बोला है? a2। तो a1 का मान आपने निकाला 4 पाई और a2 का मान निकाला है 36 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 एकम 4 और 4 निया 36। तो a1 बटा a2 का मान कितना आया? 1/9, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल की कीमत 1150 रुपए अंकित की गई है। अंकित मूल्य, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है के बाद लाभ भी कितना प्रतिशत कमाता है? 15% कमाता है। तो साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर है। पहले देखो, अंकित मूल्य कितना है? 1150, और कितने का छूट देता है? 15%। यहां से पहले विक्रय मूल्य निकालो। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटा 100। तो अंकित मूल्य 1150, 100 माइनस छूट कितना है? 15, और ये बटा 100। तो 1150 गुणा कितना आ जाएगा? 85 बटा 100। ये शून्य से शून्य क्या हो गया? कट गया। फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा कितना? 5 एकम 5 और 5। ठीक है। अब फिर इसको गुणा करते हैं, तो 17 पंचे कितना हो जाएगा? कितना होगा रे? 17 पंचे 85, 85 का 5 हासलाई 8, 17 एकम 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा? 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है। 25 का 5 हासलाई 2, फिर 17 एकम 17 और 2 कितना हो जाएगा? 19, और ये बटा 2। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 निया 18, फिर एक बचेगा 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा 0.10, 2 पंचे 10। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 977.5 रुपए। ठीक है। लाभ कितना प्रतिशत का है? 15%। अब आप फिर सूत्र लगाइए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटा 100। तो विक्रय मूल्य अभी आपने निकाला 977.5, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, और गुणा 100, लाभ हुआ इसलिए प्लस कितने का? 15, और ये बटा 100। तो ये हो जाएगा 9, इसको 9775 बटा कितना लिख सकते हैं? 10, दशमलव हटा दिए, गुणा ये 100 ऊपर चला गया, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 115 नीचे आ गया। इधर क्या बच जाएगा? क्रय मूल्य। चलिए काट दीजिए, कौन कौन सा कट रहा है? ये शून्य से शून्य कट गया, 5 दूनी 10, और ये 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। ठीक है। अब इसको 23 से भाग करेंगे। 23 से भाग करेंगे, पहले कितने बार में जाएगा? 5 बार में चले जाएगा? नहीं, 5 बार में ज्यादा होगा, 4 बार में।
4 तिया 12 का 2, हासलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। फिर कितना बचेगा यहाँ से 5, फिर कितना हो जाएगा, है ना, फिर कितने बार में जाएगा 2 बार, 46। फिर कितना बचेगा 11, फिर 5 को, फिर कितने बार में चले जाएगा 5 बार में, 115। तो इसको 23 से कम 23 और इसको काटे कितना आ गया 425, और 425 का 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 850 रुपए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है साइकिल का 850 रुपए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सबसे कम से शुरू कर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। करनी 3 का घात 2, वर्गमूल 100, 4 का घात 2 और ये करनी 80। ठीक है, इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इसमें पहले पहचानना होगा कौन सा छोटा है। तो इसको हल करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 80। तो 80 का वर्गमूल नहीं होता है ना, तो 80 का गुणा खंडन करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 1 और 2 और उसके बाद क्या आ जाएगा 5। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 गुणा 2 और करनी 5, तो कितना आ जाएगा 4 करनी 5। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मैं 9 का वर्ग करूं तो कितना होगा 81 और 4 करनी 5 का वर्ग करूं तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 और करनी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, 16 पंचे कितना होगा 80। तो इनका वर्ग 9 का वर्ग 81 हो रहा है और 4 करनी 5 का वर्ग कितना हो रहा है 80। तो जिसका वर्ग बड़ा होता है वो संख्या बड़ा होता है, यानी 9 बड़ा है और 4 करनी 5 क्या है छोटा है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 4 करनी 5, उसके बाद 9 और उसके बाद 10 और उसके बाद 16। तो 4 करनी 5 कहां से आया है करनी 80 से, 9 कहां से आया है 3 के घात 2 से, 10 कहां से आया है वर्गमूल 100 से और 16 कहां से आया है 4 का घात 2। तो ये सीरीज जिस ऑप्शन में होगा वही 100 है जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। प्राकृत संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा। तो 1 से 40 के वर्ग का योग पहले ये निकालते हैं, 1 से 40 तक के वर्ग का योग। ठीक है, तो जब भी आपको 1 से लेकर किसी n संख्या तक के वर्गों का योग पूछे तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। जब भी 1 से लेकर n संख्या तक का आपको योग वर्गों का योग पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ 1 से लेकर कहां तक का पूछ रहा है 40, तो n के जगह में क्या रखेंगे 40। तो 40 गुणा 40 प्लस 1 गुणा 2 गुणा 40 प्लस 1 और बटा 6, ये क्या निकल जाएगा योग निकल जाएगा। ठीक है, योग, तो योग निकालेंगे 40 गुणा 1 40 गुणा 40 दूनी 80 और 1 81 बटा 6, कट जाएगा ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कितना बचेगा 2, 3 सत्ते 21। तो 20 41 और 27 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 41 और 27 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 2 एकम 2 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, फिर ये 7 8 10 का 0 हासला 1 और ये 11, कितना आ गया 1107। इसमें किसका गुणा करेंगे 20 का, तो 2 14 और ये 2 और ये 2, कितना आ गया 22,140। योग आ गया। आपको क्या ज्ञात करना है औसत, और औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। तो अभी आपने योग कितना निकाला 22,140 और संख्या कितना है 1 से 40 मतलब कितना 40। यहां से काट दो, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना बचेगा 2, फिर 4 पंचे 20, फिर कितना बचेगा 1, फिर 4 तिया 12, कितना बचेगा 2,
दशमलव लगाएंगे 20 और 4 पंचे 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 553.5, और ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 553.5। ये दिया है किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लो वो संख्या x और y है, तो उन संख्या का योग का वर्ग, ऐसी होगा संख्याओं के योग का वर्ग, तो दोनों को जोड़ देना और उसका वर्ग उनके गुणनफल यानी x y के किसके बराबर है, 4 गुने के बराबर है, ऐसा दिया है। अब हमको इन दोनों संख्याओं का अनुपात यानी x अनुपात y हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो इसको हल करते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और क्या होगा प्लस 2xy बराबर 4xy, यही होगा, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 4xy बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 4xy घट के कितना बचेगा 2xy बराबर 0। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, क्लियर है। तो यहां से देखो अब वर्गमूल को पक्षांतर करेंगे तो 0 ऐसा होगा और x माइनस वाई बराबर कितना ही आएगा, 0 आएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, है ना। तो x बटा y बराबर कितना आएगा 1, और 1 बटा कितना होगा 1 ही होता है। तो x अनुपात y बराबर कितना आया 1 अनुपात 1, और 1 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक, यदि p का घात 3 पूरे का घात 2 गुणा p का घात 4 बटा p का घात 9 बराबर p का घात r, तो r का मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। घात के ऊपर घात रहता है तो घात का आपस में क्या हो जाता है गुणा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और p का घात 4 और बटा p का घात 9 बराबर p का घात 8। ठीक है, जब दोनों संख्याओं दो घात वाली संख्याओं का गुणा हो रहा हो और आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो p का घात 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 बटा p का घात 9 बराबर p का घात 8। जब दो संख्या घात वाली संख्याओं का भाग हो रहा हो और उनका आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो p का घात 10 माइनस 9 बराबर p का घात 8। तो यहां पर p का घात 1 बराबर p का घात क्या हुआ 8, और जब आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होता है, समान होता है। तो r बराबर कितना आया 1, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो उसका आयतन क्या होगा। देखो बिना परिवर्तन में r लेते हैं, त्रिज्या कितना लेते हैं r लेते हैं, ठीक है, और ऊंचाई कितना लेते हैं h लेते हैं, तब उसका आयतन का सूत्र क्या होगा, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यही होगा। अगर क्या बोल रहा है त्रिज्या को दुगना कर दें, तो त्रिज्या को जब दुगना करेंगे तो r था तो पहले अब कितना हो जाएगा 2r। ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना करें तो ऊंचाई उतना ही रखेंगे कितना h। अब आयतन कितना हो जाएगा, तो अब आयतन हो जाएगा, देखो पाई r स्क्वायर h होता है तो पाई r की जगह कितना रखेंगे 2r का स्क्वायर और h, तो पाई 4r स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर h। देखो पहले कितना था पाई r स्क्वायर और अभी त्रिज्या को दुगना करने पर 4 पाई r स्क्वायर आ रहा है, तो पहले के आयतन से कितना गुना हो गया 4 गुना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। चलो क्वेश्चन क्या था, 1296 का घात 0.75 गुणा 36 का घात -1। -1 रहता है मतलब घात में अगर -1 है तो संख्या को कहां ला सकते हैं, नीचे। तो 1296 का घात 0.75 और बटा क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 1296 का गुणनखंडन करते हैं। पहले 2 से जाएगा 6 बार में, 4 बार में और 8 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 और ये 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 27 बार, फिर 3 से 9 बार, और फिर 3 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 4 गुणा 3 का घात 4 और पूरे का घात 0.75। और 36 का जब हम गुणनखंडन करेंगे तो पहले 2 से जाएगा कितने बार में 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार। 36 को लिख सकते हैं 2 का घात 2 और 3 का घात 2। ठीक है,
घात के ऊपर जब घात रहता है तो उसका आपस में गुणा होता है, तो 2 का घात 4 गुना कितना हो जाएगा 0.75। इसी प्रकार 3 का घात 4 गुना कितना हो जाएगा 0.75, और पूरे का बटा 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2। जब 4 का 7.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 तो आएगा क्या रे 150, 150, 3 आएगा, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 3 का घात कितना हो जाएगा 3, और बटा हो जाएगा 2 का घात 2 और 3 का घात 2। अब घात देखो आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 का घात 3 माइनस 2 गुणा 3 का घात 3 माइनस 2, तो यहाँ 2 गुणा कितना आ जाएगा 3, और 3 दूनी कितना होता है 6, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।